और सबसे पहले मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने ये वेबिनार आयोजित किया है, डॉक्टर हर्षलता और उनके महाविद्यालय के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी प्रशासन अधिकारी हैं, जितने भी आयोजक हैं, आप सभी को मैं धन्यवाद भी दे रही हूँ और साथ में बधाई भी दे रही हूँ कि आपने बड़ा सामयिक विषय चुना है। ये अंधेरा बड़ा लंबा है दोस्तों, ये अंधेरा बड़ा लंबा है दोस्तों, लेकिन इसका सवेरा जरूर होगा। ये हम और आप सभी लोग कामना करते हैं, आशा करते हैं। और साथ में मैं दो पंक्तियां कहना चाहूंगी कि जीवन में कभी कभी खामोशी चाहिए होती है, जीवन में कभी खामोशी चाहिए होती है, हमेशा शोर अच्छा नहीं होता। तो मित्रों, हमें ऐसी भी खामोशी नहीं चाहिए होती है जो जिसके पीछे मृत्यु छिपी हो। जी हाँ, मैं कोविड-19 की बात कर रही हूँ, कोरोना वायरस से फैली हुई महामारी की बात कर रही हूँ। तो ऐसी यदि ऐसी हमें शांति देखने को मिले तो ऐसी शांति की हमें जरूरत नहीं है। तो मित्रों, आज के विषय पर मैं चर्चा करना चाहूंगी। आज का जो विषय है वो है वर्तमान परिस्थितियों का सामाजिक सरोकार। बड़ा समसामयिक विषय है, ये आप सभी जानते हैं। पूरी दुनिया कोरोना वायरस से फैली हुई महामारी से ग्रसित है, ये भी आप जानते हैं। तो इस जो मैं ये वक्तव्य देने जा रही हूँ, इसमें मैंने विज्ञान जोड़ा है, इसमें मैंने साहित्य जोड़ा है और इन सबको जोड़कर ये जो बीमारी है उससे क्या, ये कैसे आई, इससे क्या समस्याएं हुई, इससे क्या समाधान होंगे, इनका कैसे निवारण होगा, इसके दूरगामी प्रभाव क्या होंगे, इसकी मैं चर्चा करना चाहूंगी। तो कृपया आप जो यहाँ पर इस वेबिनार में उपस्थित हैं, वो चाहे वो मेरे मित्र हों, चाहे विद्यार्थी हों, जो भी दर्शक हैं, जो भी श्रोता हैं, वो कृपया उपस्थित रहेंगे और उनकी उपस्थिति से मेरा मनोबल बढ़ रहा है। आप सभी को भी मैं धन्यवाद देती हूँ और इस मंच पर स्वागत करती हूँ। तो मित्रों, मैंने इस कार्यक्रम को लेकर के, इस वेबिनार को लेकर के एक फाइल बनाई है जिसमें मैंने करीब 8 पृष्ठ बनाए हैं। तो मैं बीच बीच में उन पृष्ठों को दिखा दूंगी और साथ में फिर अपनी चर्चा को मैं जारी रखूंगी। तो मित्रों, मैं बात कर रही थी कि ये जो विषय लिया गया है, ये विषय जो है वो है वर्तमान परिस्थितियों का सामाजिक सरोकार। देखिए, इसमें वर्तमान परिस्थितियां भी हैं, इसमें समाज भी है और सामाजिक सरोकार भी है, ये सारी चीजें इसमें हैं। तो आपने देखा होगा कि जैसे सागर हो या नदी हो या तालाब हो, उसका जल बड़ा साफ यदि रहे तो हम उसमें झांकें और देखते हैं कि उसकी जो नीचे की जमीन है वो बड़ी ऊपर तक दिखाई देती है और हमें ऐसा लगता है कि हम यदि इस पानी में उतरेंगे तो बड़े आराम से उसमें खड़े हो सकते हैं। लेकिन जब उसमें आप उतरते हैं तो ऐसा होता नहीं है, आपके जो पाँव हैं वो बड़ी नीचे गहराई तक धंस जाते हैं। ये विषय मित्रों ऐसा ही है, बड़ा सरल सा है लेकिन बड़ा कठिन भी है। जब इस विषय की गहराइयों में आप उतरेंगे तो आपका जो दिमाग है इन गहराइयों में उतरकर ये विषय ऐसा उथल पुथल मचाएगा कि आपके सामने बहुत सारे प्रश्न आएंगे और स्वयं आप प्रश्नों का उत्तर भी खोजेंगे। तो मैं अभी आपको अपने इस कार्यक्रम के 2 प्रश्न, जो मैंने फाइल बनाई है उसके 2 प्रश्न आपको दिखा रही हूँ। आप कृपया उसे पहले देखें, फिर अगला कार्यक्रम में देखूंगी। ये है वर्तमान परिस्थितियों का सामाजिक सरोकार। ये आप देख रहे हैं, ये हमारा विषय है जो हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। और देखिए, क्योंकि इसमें विज्ञान भी है और साहित्य भी है, हम ये सभी जानते हैं कि विज्ञान हमें चिकित्सा देता है और साहित्य हमारा मनोबल बढ़ाता है। तो मेरी ये कुछ पंक्तियां हैं जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी कि पता नहीं
कब पीछे से दबे पांव आ जाती है मौत, पता नहीं कब दबे पांव पीछे से आ जाती है मौत आगोश में लेने के लिए। हम सोचते हैं कि हम अच्छे हैं, सुखी हैं, पर एक झटका देती है जिंदगी, एक झटका देती है जिंदगी, हमें याद दिला देती है हमारी औकात, हमारी औकात। तो आज जो कोविड-19 है उसने इंसान को इंसान की औकात याद दिला दी है। कोरोना ने हमारे जीवन को रंगहीन बना दिया। आप सभी देख रहे हैं, जान रहे हैं कैसी कैसी परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं और हमारा लक्ष्य क्या है, पूरे विश्व का लक्ष्य क्या है कि इस महामारी से गुजरा जाए। तो मित्रों, जब मैं इस अपने वक्तव्य की शुरुआत कर चुकी हूं, तो जब मैं आऊंगी कोरोना या कोविड बीमारी के ऊपर या उस पर अपने विचार व्यक्त करूंगी, तो उसके पहले मैं चाहूंगी कि जो विषय लिया गया है वो उस पर मैं कुछ बोलूं। वर्तमान परिस्थितियां, इस विषय को चुनने के पीछे भी एक विशेष कारण है। स्थितियां नहीं कहा है, वर्तमान परिस्थितियां। स्थितियां अलग होती हैं, सिचुएशंस, परिस्थितियां अलग होती है, सर्कमस्टांसेस। माने जो परिस्थितियां हैं वो एक विशाल व्यापक फलक पर होती हैं और स्थितियां वर्तमान से जुड़ी होती हैं। इस परिस्थितियों में स्थितियां अपने आप जुड़ जाती हैं। तो आज हम वर्तमान स्थिति ले रहे हैं, लेकिन भविष्य जब दूरगामी हम जाएंगे, भविष्य देखेंगे, तो आज की जो स्थितियां हैं वो परिस्थितियों में बदल जाएंगी। तो मैं चलती हूँ और आपको स्मरण दिलाती हूँ चार्ल्स डार्विन का। ये एक मानव इतिहासकार थे और 1809 में इनका जन्म हुआ। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि जब हम वर्तमान स्थिति बताएंगे तो हम अतीत की परिस्थितियां जरूर बताना चाहेंगे। वर्तमान की बात वर्तमान के धरातल पर नहीं होती। तो चार्ल्स डार्विन ने एक सिद्धांत दिया था, विकासवाद का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। माने प्रकृति जो है वो कैसे धीरे धीरे विकास करती है, परिस्थिति। माने आज जब हम यहाँ जिंदा बैठे हैं, ये मानव जाति जिंदा है, प्रकृति में जीव जंतु जिंदा हैं, ये कैसे। और दूसरा नाम मैं लेना चाहूंगी कार्ल मार्क्स का। जब हम प्रगतिवाद हिंदी साहित्य में पढ़ते हैं तो हमेशा हम कार्ल मार्क्स को याद करते हैं। इसका एक सिद्धांत है वर्ग संघर्ष, उन्होंने इसको लिया शोषक वर्ग के संदर्भ में। हम उसी को रिलेट करते हैं कि इस पूरी दुनिया में जब का विकास होना हुआ तो उसमें बचा लिया, लेकिन जो जीता नहीं, जो हार गया, उसका। तो 1818 में जन्मे कार्ल मार्क्स ने बड़ा अच्छा सिद्धांत दिया था। एक तो हम दे रहे हैं, उनको हम यदि आज से जोड़ें और हम साहित्य तक इसको लेकर के आते हैं, मैंने विज्ञान को हम देखिए साहित्य तक ला रहे हैं। जैसा मैंने शुरू में बताया, विज्ञान चिकित्सा का, साहित्य मनोबल बढ़ाता है। तो जब हम भारतीय साहित्य की बात करते हैं और हम हिंदी से जुड़े हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो पुराण है, हम महाभारत का उदाहरण दे सकते हैं, वहाँ पर बहुत सी बीमारियों का, महामारियों का ने योगा आदि के बारे में चर्चा की है। तो उस समय की तो उस समय ये योगा आदि की बात क्यों की गई? क्योंकि इससे जो प्रतिरोधक क्षमता होती है मनुष्य की वो बढ़ती है। तो शायद उस समय बीमारियां अलग अलग प्रकार की फैलती होंगी, जिसके संदर्भ को लेकर के इन सब की बात की गई। रामचरितमानस की बात करें, अकाल है, दुकाल है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो वहाँ पर आपको मिलती हैं। आप रामचरितमानस पढ़ते हैं, हर घर में रामचरितमानस है। उनकी कवितावली आप देखिए, कवितावली में किया गया है। आप आगे अब निराला लीजिए, महाप्राण है कविवर निराला। 1918 में इन्फ्लुएंजा, जिसको स्पेनिश फ्लू के नाम से जाना जाता है,
ये फैला था, महामारी थी। और इसमें महामारी तारा जी की पत्नी वंदना देवी थी और उनके परिवार के बहुत सारे लोग काल कवलित हुए। और जब वो मृत्यु को प्राप्त हुए तो निराला जी एक निराशा के दर्द में हुए। ये सामान्य सी बात है, जब किसी के साथ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं तो वो कभी मन जो संवेदनशील होता है ऐसी घटनाओं से प्रभावित होता है। तो उनकी कविताओं में आप इन स्थितियों को देख सकते हैं, बीमारियों के बारे में उनकी एक रचना है, उसमें आप प्रेमचंद की कहानी सब जगह पढ़ाई जाती है, ईदगाह, तो उसमें आप देखिए हैजे का वर्णन। तो ऐसे ही श्रीकांत वर्मा है, भूमिन है, अनेक नराल पांडे हैं, अनेक अनेक ऐसे आप विद्वान सब सामने बैठे हुए हैं। ऐसे बहुत से रचनाकार हैं जो अपने अपने ढंग से कविताओं के रूप में, कहानी के रूप में, उपन्यास के रूप में लेखन कार्य करते आए, जिनको आज वर्तमान स्थितियों में हम उन परिस्थितियों को लेकर बात कर रहे हैं। और ये केवल हिंदी नहीं है, मलयालम में आप देखिए शिव शंकर पिल्लई ने मेहतर का बेटा करके एक रचना लिखी थी जिसमें बीमारी का, महामारी का वर्णन है। ऐसे ही कन्नड़ा में रचनाएं आई, ऐसे ही रविन्द्रनाथ टैगोर की कविताओं में हम महामारियों का वर्णन देख सकते हैं। तो ये सारी परिस्थितियां आज हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि हम जोड़ना चाहते हैं कोविड-19 से। आप तो मैं अपने 3 पृष्ठ फिर आपसे दिखाऊंगी, आप तक पहुंचाऊंगी और उसके बाद पूरा बात चर्चा करेंगे। आप इसको ध्यान दें। देखिए ये प्रश्न आप पृष्ठ देख सकते हैं, वर्तमान स्थितियां, कारण और निवारण, समस्याएं, समाधान उसी में आते हैं निवारण में, और इसका दूरगामी प्रभाव। केवल हम आज की बात नहीं करेंगे, आज की तो जो समस्याएं हम झेल रहे हैं, आगे क्या समस्याएं होंगी हम उसकी बात कर रहे हैं। तो कहते हैं हम कमर कस कर डटेंगे तो कल बचेंगे। तो मित्रों ये हम इस पर चर्चा करेंगे पहले कारणों की। और हम जानते हैं, मैं इसको पढ़ना चाहूंगी, कृपया आप लोग भी पढ़ लें, फिर इस पर चर्चा करेंगे। कहते हैं जब बीमारी का इलाज ना हो तो संक्रमण को रोकना ही समझदारी है। 1930 में इसका पहली बार पता चला। मतलब इसमें मैंने जो पॉइंट लिए हैं आप पढ़ लें, मैं उसको बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं चाहूंगी, अलग से उसकी चर्चा करना चाहूंगी कि किस प्रकार से हमने इनमें मूल बिंदुओं को समेटा है और इन्हीं बिंदुओं पर। तो एक प्रश्न तो ये आपका है, मैंने 60 और वर्ष का भी जिक्र किया है, इसे कोविड-19 से जोड़ा है। एक और प्रश्न है, कोरोना वायरस से उत्पन्न महामारी के कारण कई हैं, उन कारणों का मैंने वर्णन किया है जिसका विस्तार से मैं चर्चा करूंगी। जैसे मांसाहार करते हैं, सफाई, शारीरिक दूरी का ध्यान नहीं रखते हैं, जब बीमारी का पता चल जाता है तभी लापरवाह बने रहते हैं। तो ये कारण हो रहे हैं। फिर उसमें मैंने एक मूल बिंदु समस्याओं का भी उठा लिया है। फिर समस्याओं है तो उसका फिर समाधान है, तो इम्यूनिटी को हम उसकी बात कर रहे हैं कि कैसे हम प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाएं, इच्छा शक्ति की बात मैंने की है। फिर अगला मैंने एक प्रश्न और लिया है, समाधान का ही है। देखिए भारत में लॉकडाउन की जो स्थितियां थी उसका मैंने एक आंकड़ा दिया है और कौन कौन लोग इससे जुड़े हुए हैं इसकी बात मैंने की है। तो ये सारी चीजें मैं एक एक करके आपके सामने रखूंगी। तो मैं अब आपके समक्ष आ रही हूँ, आप देखिए। मैं चर्चा शुरू करना चाहूंगी। कोरोना वायरस जो है, ये वायरस 2 कदमों से हमारे सामने आता है। तो मैंने इस बीमारी का फैलना नहीं, ये तो बड़े कारण है। बीमारी आई, बीमारी आने के कारण और बीमारी के फैलने, तो कारणों में मैंने 2 लिए और इसकी थोड़ी विस्तार से चर्चा की है। आशा मैं ये करती हूँ कि आपके लिए ये रुचिकर होगा। आप सभी जानते हैं, आप विज्ञान पढ़ते हैं और हमें के टच में रहते हैं। तो हम जानते हैं कि सन 1930 में ये बीमारी, माने कोरोना वायरस जिसको हम बार बार नाम ले रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि वर्तमान में कोविड-19 कह दिया तो ये कोरोना वायरस अभी आया है ना।
सन 1930 में कोरोना वायरस का पता चला था। और ये तो है पता चलने की बात। मैं ये कहना चाहूंगी कि हम लोग कहते हैं ना बारिश हो गई, तो बारिश क्या ऐसे हो जाती है क्या? उसके पीछे बड़ा लंबा घटना चक्र होता है। तो ऐसे ही जो आज कोविड-19 या कोरोना महामारी जो फैल रही है इस वायरस के कारण, इसके पीछे बड़ा लंबा घटना चक्र है। ये शुरू हुआ था 1930 में। उसके नाम अलग अलग थे, सार्स नाम थे, मर्स नाम थे, इबोला नाम था, जिका नाम था, ये बहुत सारे नाम हैं। और ये महामारियां फैलती रही। इनमें से कुछ महामारियां जो थी वो उनके वैक्सीन आ गए, कुछ की दवाइयां आ गई, महामारियां थोड़ी समय फैली, मृत्यु भी हुई, और फिर लोग धीरे धीरे उनको भूल गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो समाप्त हो गए, वो भी हमारे वातावरण में आज हैं। तो उसी में आगे चलकर भविष्य की ओर हम आते हैं, तो बात करेंगे हम। तो ये तो मैंने बताया कब कोरोना वायरस का पता चलने में और उपस्थित रहने में बहुत फर्क है। अभी आप ये जानिए कि ये कहाँ से, मैंने स्रोत क्या, हम सभी समाचार पत्रों में देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि चीन के वुहान प्रांत से ये शुरू हुआ, ये महामारी शुरू हुई। तो मित्रों, ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इससे बड़ी साधारण सी बीमारी पहले चीन में समझा गया, वुहान में, और लोगों को ऐसा लगा कि साधारण सा जुकाम है, सर्दी है, ठीक हो जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसने महामारी का रूप ले लिया। तब इस समस्या को विश्व स्वास्थ्य संगठन में ले जाए और 11 फरवरी, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, 11 फरवरी 2020 में एक कोविड-19 का नाम दिया। जो आप बार-बार कोविड-19 पढ़ रहे हैं, ये कहाँ नाम दिया गया, किसने दिया? ये विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 फरवरी 2020 में ये नाम दिया, और तब से ये कोविड-19 नाम चल पड़ा है। लेकिन कोविड-19 क्यों कहा गया जबकि ये 11 फरवरी 2020 में नाम आ गया? उसका कारण ये है कि नवंबर दिसंबर से वुहान प्रांत में प्रकट होने लगे थे, जिसको उन लोगों ने साधारण समझा। तो चूंकि ये बीमारी दिसंबर में शुरू हुई, नवंबर दिसंबर में 2019 में, इसलिए इसको कोविड-19 नाम दिया। तो ये तो हुआ ये। अब मैं आपको एक और जानकारी दूंगी, आप उसके विषय में बाद में पढ़िएगा। ये कोरोना क्यों कहा जाता है? तो लैटिन में कोरोना को क्राउन कहते हैं, ताज। और आपने इसकी आकृति देखी है, इस वायरस की, इस जीवाणु की आकृति देखी है कि इसकी जो सतह है, उस सतह पर बहुत सारे कांटे होते हैं, ताज की तरह फैले हुए। बड़ा अजीब सा लगता है ये वायरस। तो इसका नाम दे दिया गया कोरोना, माने ताज पहना हुआ एक जीवाणु, एक वायरस, कोरोना वायरस इसका नाम हो गया। तो देखिए बड़ी छोटी छोटी सूक्ष्म बातें हैं, तो हम धीरे धीरे जानकारी हासिल करते हैं और बहुत सारी सूचनाएं प्राप्त करते हैं। मित्रों, एक और आपको जानकारी दूं, जब हम कोरोना महामारी से जुड़ी गए हैं, वो जानकारी भी आप जान लीजिए कि 7 प्रकार के कोरोना वायरस हैं। कोरोना वायरस 7 प्रकार के हैं। उसमें से जो 4 प्रकार के कोरोना वायरस हैं, जैसे मैंने आपको सार्स, मर्स और जिका वगैरह की बात की, तो ये जो 4 प्रकार के कोरोना वायरस हैं, ये साधारण है और महामारी भी इन्होंने पैदा की, बीमारियां भी पैदा की। कुछ की दवाई निकली, कुछ के वैक्सीन निकले, कुछ के नहीं निकले, लेकिन मनुष्यों ने एहतियात बरती, युद्ध लड़ा, जीता, और ये 4 चल रहे हैं, अभी भी वायरस चल रहे हैं। जहां होता है ये अपना फैलाते हैं। 3 और वायरस हैं, 3 वायरस खास करके आप सभी पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, हमको डॉक्टर क्या कह रहे हैं, आप अपने नाक को स्पर्श मत करिए, करिए, क्योंकि ये बीमारी इन्हीं जगहों से जा करके हमारी श्वास नली को अवरुद्ध करती है। जब सांस ही नहीं रहेगी तो भविष्य कहाँ रहेगा हमारा? तो ये जो 3 प्रकार के वायरस हैं, ये फेफड़ों को करते हैं और ये इतना ज्यादा संक्रमित कर देता है वायरस मनुष्य को कि उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये तो हुआ
कोरोना वायरस क्या है, इसका कोविड-19 नाम क्यों पड़ा, इसको कोरोना नाम क्यों दिया गया, इसके कितने प्रकार हैं, ये बहुत संक्षिप्त, ये विज्ञान का अलग विषय है। मुझे लगा कि मैं इसकी थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं। अब मैं चर्चा करूंगी इस बात की ओर कि कोरोना वायरस आ तो गया चीन से, वुहान से आ तो गया, ये तो हुआ फैलने का कारण। अब उसके एक दूसरा मैं कारण दे रही हूँ, फैलने का क्या कारण है मित्रों। हम और आप जानते हैं कि जब तक हमारे ऊपर बहुत सारी मुसीबतें नहीं आती हैं, बहुत लापरवाह है। तो ये जो मनुष्य की लापरवाही है, यही इस बीमारी के फैलने का कारण हो रहा है कि जिन जिन देशों ने इस महामारी को बड़े हल्के रूप में लिया, वहां ये ज्यादा फैल गई। अमेरिका में आप देखिए, आप देख रहे हैं समाचार पत्रों में और समाचारों में देख रहे हैं, टीवी में, कि इतनी मृत्यु हुई है, कहते हैं ट्रकों में लाद कर शवों को ले जाना पड़ा और जमीन नहीं मिल रही है उनको। विकास कर चुका देश है, उसकी ये स्थिति है। तो आप भारत की कल्पना कर सकते हैं, भारत क्या है, विकासशील देश है। अभी ये विकास कर रहा है, विकास हुआ ही नहीं है, लेकिन भारत बहुल आबादी वाला देश है। इतना सब होने के बावजूद यहाँ स्थितियां शुरू में तो सुधरी थी। उसका कारण क्या था, देश के प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा निर्णय लेते हुए लॉकडाउन किया। वो मैं समाधान में उसकी चर्चा करूंगी। तो यहाँ पर क्योंकि कारण हम ले रहे हैं तो उसकी बात कहनी भी है, क्योंकि लॉकडाउन होने के पश्चात भी लोग पुलिस के डंडे खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको बाहर निकलना है। बीमारी जब हो गई है, तब जब आपको बार बार कहा जा रहा है कि आप लॉकडाउन है, आप अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, तो क्यों आप बाहर निकलते हैं? क्यों आपको ये बात समझ में नहीं आती कि ये हवा से नहीं फैल रही है बीमारी? वो तो फिर भी ठीक है, हवा, और दवा भी नहीं निकली है। आपको कहते हैं कि जब दवा, किसी चीज की वैक्सीन या दवा ना हो तो हमको एहतियात बरतना चाहिए। तो हम यदि एहतियात नहीं बरतेंगे तो ये संभव ही नहीं होगा कि बीमारी रुक जाए। तो इसके फैलने के बहुत सारे कारण हैं और इसमें मुझे दुख हो रहा है यहाँ कहते हुए, लेकिन जरूर कहना है जब यहाँ हम बातचीत करेंगे कि बहुत सारी विरोधी पार्टियां, राजनीतिक और भी विरोधी लोग होते हैं जो बहुत तरह के र्यूमर उड़ा देते हैं। जैसे बीच में एक हवा उड़ गई कि ट्रेन चल गई है, जबकि लॉकडाउन है, खूब मजदूर इकट्ठे हो गए। क्योंकि मजदूरों की जब समस्या की बात करूंगी तो मजदूरों की बात, दिहाड़ी मजदूर हैं, तो ये मजदूर जो है इकट्ठे हो गए और पुलिस बल को कैसे इसे कंट्रोल करना पड़ा, ये आप सभी ने देखा। तो जब एक आदमी संक्रमित है और एक जगह भीड़ तो इकट्ठी हो गई, तो कितने लोगों को उसने संक्रमित कर दिया। कहाँ कहाँ हाथ लगे होंगे, कहाँ कहाँ थूके होंगे लोगों ने, क्योंकि थूक से भी ये बीमारी फैलती है, स्पर्श से बीमारी फैलती है। इसीलिए बार बार बात की जा रही है सोशल डिस्टेंसिंग की, सामाजिक दूरी की। लेकिन मित्रों, मैं एक बात यहाँ कहूंगी, इसको बहुत सूक्ष्म अंतर से आप समझिएगा। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, फिजिकल डिस्टेंसिंग। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ सोशल डिस्टेंसिंग से, इसलिए क्योंकि यदि हम सामाजिक दूरी बना लेंगे तो आप क्या समझ रहे हैं कि आज हम बैठ के ये वेबिनार कर रहे होते? सामाजिक दूरी नहीं बनानी है। यदि सामाजिक दूरी बनाएंगे तो हम क्या किसी अपने पड़ोसी की, अपने रिश्तेदार की जब उनको जरूरत हो तो क्या उनकी सहायता हम कर पाएंगे? ये जो डॉक्टर हैं, समाज सेवी हैं, जो नर्सेस हैं या जो अफसरशाही है, वो आपकी सहायता कर पाती, आपकी चिकित्सा कर पाती यदि वो सोशल डिस्टेंस बना लेते? नहीं, फिजिकल डिस्टेंस बना रहे हैं। और हमें भी फिजिकल, शारीरिक दूरी बनानी है, क्योंकि कोरोना वायरस शारीरिक निकटता से फैल रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि सांस से, फिर जो थूक वगैरह लोग आजकल भारत में भी हो गया है, जबकि विदेशों में तो है कि थूकना मना है। हमारे भारत में बड़ी गंदी व्यवस्था है, लोग समझते ही नहीं है, सड़क पर इतना थूकते हैं कि कई बार देखकर क्रोध होता है। और इससे कितनी बीमारियां फैलती हैं ये लोगों को अंदाजा नहीं। और खाली ये जो अशिक्षित हैं वो नहीं, जो शिक्षित हैं वो भी थूकते हैं, पान खाकर थूकते हैं, वैसे ही थूकते हैं। तो कृपया जब तक आप थूकना बंद नहीं करेंगे, जब तक आप गंदगी से दूर रहना नहीं सीखेंगे, तब तक आप जो ऐसी महामारियां फैलती हैं उसको आप कैसे दूर करेंगे? तो ये तो सीधी सी बात है कि बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके कारण ये बीमारियां फैल रही हैं।
ये तो हो गए बीमारी के आने का कारण और उसके फैलने का। और भी बहुत कारण है जिसकी चर्चा हम विस्तार से कर सकते हैं, लेकिन हम बस इसको यहीं विराम देते हुए और आगे चलते हैं कि जो बीमारी फैल रही है ये इससे क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। आपने मित्रों देखा होगा कि शराब के ठेके खुल गए। ऐसा लगा कि लोग कितने दिनों से प्यासे हैं। अरे भाई, जब आपके पास खाने के लिए पैसे नहीं है तो पीने के लिए पैसे कहाँ से आए हैं? आप लाइन लगा लेते हैं। और आप लोग समाचारों में देखते हुए लोग इंटरव्यू दे रहे हैं। एक से जब पूछा गया कि आप इतनी शराब क्यों खरीद रहे हैं, तो उस व्यक्ति का उत्तर था कि यदि कभी आगे लॉकडाउन हो गया और शराब के ठेके और दुकानें बंद हो गई तो हम लोगों को पीने के लिए शराब कहाँ मिलेगी। ये स्थिति बड़ी भयाक्रांत करने वाली है। हेलो, ऐसा होना चाहिए कि आदमी मर रहा है और आप हेलो, फिजिकल डिस्टेंसिंग का ध्यान ना रखते हुए शराब की दुकानों में झुंड के झुंड लगाकर पहुंच जाए। और एक और हंसी देखिए, आपको भी शायद हंसी आएगी। एक और मैंने साक्षात्कार देखा, इंटरव्यू, जिसमें उससे व्यक्ति से पूछा जा रहा था कि आप शराब क्यों पी रहे हैं जबकि आपके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, आप शराब की दुकान में लाइन पर खड़े हैं। तो उसका जवाब था, आप जानते हैं बार बार हमको सैनिटाइजर से हाथ साफ करने को कहा जा रहा है और साबुन से 20 सेकंड के लिए हाथ धोने को कहा जा रहा है। तो उस व्यक्ति का क्या जवाब था? वो कहता है कि शराब में अल्कोहल होता है और सैनिटाइजर में भी अल्कोहल होता है, तो यदि हम शराब पी लेंगे तो हमें कोरोना वायरस की जो बीमारी फैल रही है, महामारी, वो मुझे नहीं होगी। मित्रों, क्या ऐसा होता है? बड़ी छोटी-छोटी बातें लगती हैं जो मैंने समाचारों से उठाई हैं। आप भी देख रहे हैं, आप भी संवेदनशील हैं, कृपया इन चीजों को समझना है। तो ये क्या है, जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं लॉकडाउन के दौरान। अभी देखिए लॉकडाउन कितने, मैंने आपको अभी दिखाया था कि जो लॉकडाउन है वो 54 दिन का हुआ है, कुल 54 दिन का। पहले तो हुआ था 21 दिन का और उसके बाद उसे खोल दिया गया और फिर वापस 15 अप्रैल से शुरू हुआ, 19 दिन का हुआ। फिर उसके बाद फिर उसको आगे बढ़ा दिया गया, 4 मई से 17 तक है, 54 दिन हो गए। आज 48वां दिन है जब हम बैठे यहाँ बात कर रहे हैं। देखिए, कहीं कहीं कोरोना महामारी में ये दिखाया गया समाचार में कि कमी हो रही है। नहीं, हम तमिलनाडु में बैठे हैं ना, तमिलनाडु की स्थिति देखिए और समस्या में मैं संक्रमण के, तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी समस्या है कि यदि हम जरा सा भी ध्यान नहीं रखेंगे तो ये समस्याएं आगे बढ़ती जाएंगी। और कह रहे हैं कि जून के महीने में दूसरी लहर आ रही है, दूसरी लहर आ रही है। तो दूसरी लहर आने का मतलब क्या हुआ कि कोरोना महामारी और ज्यादा बढ़ेगी। तब हमें इसका मतलब क्या हुआ कि और ज्यादा अपना ध्यान रखना है, अपने समाज का ध्यान रखना है, एहतियात बरतना है, तभी हम इस पर हम काबू कर पाएंगे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं लॉकडाउन के दौरान। अब इन समस्याओं से समाधान कैसे खोजना है? देखिए, हम जनता की सेवा में देखा जाए तो नौकरशाही लगी हुई है, बड़े बड़े अफसर लगे हैं, पुलिस लगे हुए हैं, डॉक्टर अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, ऐसी नर्सें हम देख रहे हैं जो बेचारी 2-2 महीने से घर नहीं गई हैं, सेवाओं में लगी हुई हैं। तो यदि हम और आप जो आम जनता कहलाते हैं, यदि उनका साथ नहीं देंगे तो ये समस्या कैसे हल होगी? एक तो ये समाधान देखिए। दूसरा, आज हम देख रहे हैं कि मांसाहार की तरफ लोग भाग रहे हैं, तो मांसाहार कम करना है, सीधी सी बात है। जैसा कि जब ये महामारी फैल रही थी तो बहुत से जो डॉक्टर हैं, बहुत से वैज्ञानिक हैं, वो अपने अपने शोध कर रहे थे और उन्होंने इसके फैलने का कारण बताया था, जो मैं यहाँ पर ले रही हूँ समस्या और समाधान में। उन्होंने कहा कि ये चमगादड़ से फैला, पहले तो ये कहा गया। फिर ये कहा गया कि बहुत से जानवर ऐसे हैं और जंतु ऐसे हैं जो चीन में खाए जाते हैं, उसकी बड़ी बड़ी बाजार लगती है, तो उनके मांस से खाने से फिर कोरोना वायरस फैला। अभी करीब 10-12 दिन पहले एक न्यूज आई थी कि सांप से ये बीमारी आई क्योंकि चीन में सांप का मांस खाया जाता है। समाचार में हमने ये भी देखा कि कुछ लोगों का ये भी विचार आया कि वुहान में एक लेबोरेटरी थी, प्रयोगशाला थी, जहाँ पर कुछ प्रयोग किए जा रहे थे
और वहीं से ये वायरस निकला, वहाँ के लोगों को उसने प्रभावित किया और उसके बाद ये बाहर आया। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, तो ये समस्याएं हैं। तो जब देखिए समस्या का समाधान कब होगा, जब हम कारणों को जानेंगे। तो ये कारण हम जब जानेंगे कि ऐसी सी चीज है, तो सीधी सी बात है फिर हम उस समस्या, उस कारण से उत्पन्न जो समस्या है, उस समस्या का हम समाधान। तो ये चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। कारण खोजेंगे तो फिर क्या होगा, उस समस्या को समझेंगे, जब समस्याओं को समझेंगे तो उसके समाधान खोजेंगे, जब समाधान खोजेंगे तब उसका निवारण करेंगे। तो निवारण एक अंतिम घटना है, उसके पहले बहुत सारी घटनाएं हो जाती हैं। तो हमें करना क्या है, हमें समाधान ये खोजना है कि बार बार हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, दूसरे डॉक्टर कह रहे हैं, दूसरे लोग भी कह रहे हैं, हम और आप भी कह रहे हैं कि लॉकडाउन में घर में रहिए और क्वारंटाइन हो जाइए। ये लॉकडाउन क्या है मित्रों? मुझे कई बार हंसी आ जाती है कहते हुए कि हमने अपने घर में अपने को बंद कर लिया मतलब हम लॉकडाउन हो गए। ऐसा नहीं है, घर में बंद हो जाना लॉकडाउन या अपने को सुरक्षित करना नहीं। लॉकडाउन होना मतलब घर में बंद होना और सुरक्षित होना दो अलग चीजें। देखिए हम लॉकडाउन हो गए हैं, अच्छी बात, हम बाहर नहीं निकल रहे हैं, हम फिजिकल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं, लेकिन हम अपना अनुभव भी बताएंगे और हमारे ख्याल से जो इस वेबिनार में उपस्थित हैं महिलाएं और पुरुष, वो भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई नई बात बता रही हूँ, लेकिन यदि किसी के लिए नई लगती है तो बहुत अच्छी बात है कि भारत की अपनी एक संस्कृति रही है, यहाँ मसालों का बड़ा महत्व है। भारत में जितने मसाले खाए जाते हैं कहीं नहीं खाए जाते। तो मैं केवल इसमें अपना ही अनुभव बताऊंगी और साथ में फिर आप सबको जोड़ूंगी। यदि हम आज सुरक्षित हैं तो फिर कल क्या होंगे, जीवित रहेंगे और तभी भविष्य की बात करेंगे, तभी हम दूरगामी चीजों की बात करेंगे ना। जब आज ही हम सुरक्षित नहीं हैं और हम अपना ध्यान नहीं रख पा रहे हैं तो हम जीवित कहाँ से रहेंगे। तो मित्रों ऐसा ना हो कि इतने दिनों से मनुष्य जो बो रहा है उसको काटे लंबे समय तक। कहते हैं ना, जो बोवे बीज बबूल के तो आम कहाँ से पाए, है ना। बबूल के यदि बीज आप बोते हैं तो आम की फसल नहीं पैदा होती है, बबूल ही पैदा होते हैं। बबूल जानते हैं, एक बुश होती है, झाड़ी होती है जिसके कांटे बड़े बड़े होते हैं, वो आपको घायल कर देंगे। तो जो मनुष्य इतने दिनों से बबूल बो रहा है, बबूल के बीज बो रहा है और वो सोचता है कि अब हम उसको काटे नहीं आम खाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो कृपया बबूल के बीज नहीं बोना है। और हम तो ये कहेंगे कि ये जो कोरोना महामारी है ये वास्तव में प्रकृति हमें संकेत देने के लिए लाई है। प्रकृति का हम दोहन कर रहे हैं और आप जानते हैं कि समय समय पर सुनामी का आना, जो हम कामायनी में जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी जिसमें हम पढ़ते हैं प्रलय आ गई। प्रलय क्या है? सुनामी, भूकंप आते हैं, उसके बाद लैंडस्लाइड होती है, पहाड़ खिसकते हैं। ऐसे बहुत सारी घटनाएं जो प्रकृति के द्वारा होती हैं। अकाल आते हैं, दुकाल आते हैं, बाढ़ आती है। तो ये क्या है? ये मनुष्यों ने जो बोया है उसी के परिणाम है। और प्रकृति कहते हैं जब उस बहुत ज्यादा अति हो जाती है तो वो उस अति का बदला लेती है और स्वयं को रिपेयर करती है। तो आज प्रकृति अपना रिपेयर सोच रही है कि मैं भी अपने को सुरक्षित करूं, अपना कुछ रिपेयर कर लूं। जब बिल्डिंग बहुत टूट जाती है तो हम रिपेयर मरम्मत करते हैं ना, तो प्रकृति अपनी मरम्मत कर रही है। तो ये कोरोना महामारी जो है वो एक अपना अनुभव मैं छोटा सा सुनाऊंगी कि जैसे मैं घर में हूँ, बड़े लंबे वर्षों तक मैंने 30 वर्षों तक कार्य किए। बहुत से विद्यार्थी मेरे शोध निर्देशन में उन्होंने कार्य किया और वो आज इस जो वेबिनार है उसमें उपस्थित होंगे। वो जो विद्यार्थी हैं, वो जो हमारे मित्र हैं, वो ऐसी स्थिति में जब हम अपने घर में हैं हमको ढांढस बनाते हैं, हमारा उत्साह वर्धन करते हैं, उत्साह वर्धन करते हैं और हमको नए नए कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो मित्रों घर में रह करके मैं जैसे बहुत से कार्य कर रही हूँ, काव्य संग्रह निकल रहे हैं, बहुत सारे सामग्री का मैं लेखन कर रही हूँ और भी बहुत सारी चीजें। तो कृपया आप लोग भी कीजिए। और हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसी कलाएं, चाहे वो महिलाओं में हो चाहे पुरुष में हो, वो छुपी हुई थी, वो अब निकल कर बाहर आ रही हैं।
तो अपनी जो कलाएं हैं उन कलाओं को आप निखारिए। ऐसी स्थिति में घर बैठे हैं तो कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर, लेकिन मैं कहती हूँ ऐसा नहीं है। खाली दिमाग शैतान का घर नहीं है, बल्कि कलाओं के विकास का घर है। आप गीत गाते हैं, संगीत गाते हैं, लेखन करते हैं, चित्रकारी करते हैं, जो भी करते हैं उसमें आप अपना हाथ आजमाइए। ये अब मौका आपको कोरोना महामारी ने दिया है। तो मित्रों, ये एक बात हुई, ये समाधान भी है इसका, और हमारा इससे मन भी प्रसन्नचित्त रहेगा। कहते हैं यदि हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है तो हम इस बीमारी से जरूर लड़ सकते हैं, क्योंकि इसकी दवा तो है नहीं। आप और दूसरा क्या करिए, अब गर्मी है, लोग खूब ठंडा पानी पीते हैं वैसे तो, लेकिन अब ठंडा पानी, यदि अपने आपको जीवित रखना है कि स्वयं मुझे जीवित रहना है, मेरे को अच्छा रहना है, तो आपको ठंडा पानी पीना बंद करना होगा। मित्रों, दिन भर गर्म पानी पीजिए, धूप सेकिए। धूप तो ऐसे भी खैर हम लोग धूप में जाते हैं, विटामिन डी चाहिए ही होती है, लेकिन कोरोना के लिए भी कह रहे हैं कि धूप सेकना अच्छा होता है। और हमारे घर में आप देखिए, हमारी रसोई में कई महिलाएं भी इससे जुड़ी होंगी, कितने मसाले हैं। हल्दी है, धनिया है, जीरा है, लौंग है, इलायची है, दालचीनी है, अदरक है, सौंठ है, न जाने कितने मसाले हैं। अब ये महिलाओं के ऊपर है, उनकी कला है कि वो किस प्रकार से इसका पानी तैयार करती हैं उबाल करके, अलग अलग मसालों को अलग अलग ढंग से। एक ही जैसा ना हो, एक जैसा खाते खाते एक रस्ता आ जाती है, उबाऊपन पैदा होता है। तो पानी उबालें और दिन भर वही पानी खुद पिए, जैसे मैं पी रही हूँ और मैं अपने परिवार को पिला रही हूँ। आप भी पिलाइए अपने परिवार को ऐसा पानी, और काढ़ा बनाइए, काढ़ा पिलाइए। और क्या करिए, ठंडा पानी बिल्कुल बंद कर दीजिए। खूब जैसे आजकल कह रहे हैं कि सब्जियां आती हैं, उसमें भी मैंने कई चीजें देखी कि कई लोग सब्जियों को मार साबुन से धो रहे हैं। कृपया सब्जियों को साबुन से ना धोएं, उसमें कास्टिक सोडा होता है जो सब्जियों को नुकसान करता है। केवल आप चलते हुए पानी में 2-3 बार धो करके, हल्के गुनगुने पानी में सब्जियों को विनेगर डाल करके, सिरका डाल करके छोड़ दीजिए 15 मिनट के लिए, और फिर उसे निकाल कर रखें, इतना काफी होगा। तो ये छोटे छोटे समाधान हैं, क्योंकि सब्जियों में, फलों में कई लोगों के हाथ लगते हैं। जिस थैले में वो आती हैं उसमें कई लोगों के हाथ लगते हैं, और हम जब बाजार जाते हैं तो हम कैसे अपनी सावधानी रखें। तो बहुत सारी समस्याओं के समाधान हैं हमारे पास। तो जब इन समस्याओं को हम समझेंगे, उनको दूर करेंगे, उनके समाधान ढूंढेंगे, तब क्या होगा, हम आगे चलेंगे, भविष्य की ओर चलेंगे। तो एक तो ये स्थिति है। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगी कि और भी हम लेंगे कि जब हम आज की इन स्थितियों को देख रहे हैं, भोग रहे हैं, तो इसके दूरगामी प्रभाव क्या होंगे। तो मैं चाहूंगी कि मैं और 3 पन्ने आपको दिखाऊं और उसके बाद उसकी चर्चा करूं। कृपया देखें। ये मैंने एक पेज लिया है, शिक्षा, साहित्य और समाज पर इसके दूरगामी प्रभाव। माने जो कोरोना वायरस से महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है, उसका प्रभाव आज क्या पड़ रहा है शिक्षा, साहित्य और समाज पर, और दूरगामी प्रभाव क्या होगा, माने उत्तर काल जिसको आप कहते हैं, उत्तर काल में इसका क्या प्रभाव होगा। तो देखिए 3 चीजें हैं। पहला है शिक्षा, हम बात कर रहे हैं कि विद्यालयों, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में पाठन सामग्री तैयार हो रही है। और अगला देखिए आप, साहित्य पर मैंने दिया है, आप पढ़ लीजिए कि जैसी परिस्थितियां होती हैं साहित्य वैसा ही विकसित होता है। थोड़ा पढ़ लीजिए आप, फिर मैं आगे चलती हूँ। अगला पृष्ठ है समाज पर, कि समाज के द्वारा परिवार है, संस्कृति है, धर्म है, राजनीति है, बहुत सारी चीजें ऐसी इकाइयां हैं जो संचालित होती हैं। तो भविष्य में इनमें क्या बदलाव आएगा, दूरगामी क्या प्रभाव पड़ेगा, और खास करके आर्थिक और नैतिक मूल्यों को लेकर। अर्थव्यवस्था की बात मैं करूंगी, निम्न और मध्य वर्ग की बात करूंगी। तो ये 3 ऐसे पृष्ठ हैं जिन पर मैं विस्तार से अभी चर्चा करूंगी। तो मैं चाहूंगी पहले मैं शिक्षा पर बात करूं। मित्रों, शिक्षा क्या है? केवल किताबें पढ़ लेना?
और ये समझ लेना कि हमने बहुत सारी शिक्षा प्राप्त कर ली, नहीं। शिक्षा मनुष्य को समाज में रहने के लायक बनाती है। शिक्षा ये मनुष्य को सिखाती है कि उसे समाज में कैसे रहना है, कैसे व्यवहार करना है, बड़ों से छोटों से कैसे अपने संस्कारों का पालन करना है, परिवार को कैसे रखना है, समाज में कैसे सबके साथ चलना है, देश के साथ उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, आदि आदि बहुत सारे। तो शिक्षा खाली ये नहीं है कि शिक्षा हम व्यवसाय से जोड़ दें और जिसमें शिक्षित हों उसमें नौकरी करने लगे, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने व्यवसाय अपना लिया और हमारी शिक्षा पूरी हो गई। शिक्षा जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक हमारे साथ चलती है। शिक्षा और ज्ञान दोनों में फर्क होता है। एजुकेशन और शिक्षा जो है वो जरूरी नहीं कि आप शिक्षित होकर ज्ञानी हो जाए। बिना शिक्षा के भी अनुभव के आधार पर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। क्या कबीर, क्या तुलसी, क्या सूर, या प्राचीन काल के बड़े बड़े संत और साहित्यकार शिक्षा प्राप्त उन्होंने किया था क्या? नहीं, उन्होंने अनुभव प्राप्त किया था, अनुभव से ज्ञान प्राप्त किया था। और उन्होंने जो हमें दिया और मानवता को जो दिया, आज हम उससे शिक्षित होते हैं। हम उन चीजों को, उनकी बातों को अपने जीवन में लागू करते हैं। इसे तो कहते हैं कि उन्होंने जो दिया उसका आज भी सामाजिक सरोकार है। सोशल इंटरेस्ट, सामाजिक सरोकार का मतलब सोशल इंटरेस्ट आज भी है। और जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक ये जरूर रहेगा कि जो भी लिखा गया है उसको रहेगा। तो जब हम शिक्षा की आज बात कर रहे हैं, आपको मालूम है कि फरवरी से ही ये महामारी फैलनी शुरू हो गई थी। ये समय होता है बच्चों की परीक्षाओं का, 10th और 12th की बोर्ड की परीक्षाओं का। उसमें से परीक्षाएं बहुत कुछ नहीं हो पाई, ये भी आप जानते हैं। तो जो विद्यार्थी हैं वो बड़े पशोपेश की स्थिति में है कि उनका भविष्य क्या होगा। सीधी सी बात है, उनका साल बर्बाद हो जाएगा। तो भारत सरकार ने, और शायद विश्व के स्तर पर भी वो होगा, कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी की कि उनको प्रमोट कर रहे हैं और शिक्षा की बहुत सारी सुविधाएं वो आज दे रहे हैं। क्योंकि वर्तमान में जब वो शिक्षा अच्छी तरह से उपलब्ध करवा पाएंगे तब उसका दूरगामी प्रभाव हमको देखने को मिलेगा। तो आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारी पाठ्य सामग्री जो पहले बनाई जाती थी, ऐसा नहीं कि नहीं बनाई जाती थी, अब ज्यादा बड़े पैमाने पर विद्यालयों के द्वारा, महाविद्यालयों के द्वारा, विश्वविद्यालयों के द्वारा बनाई जा रही है और विद्यार्थियों तक पहुंचाई जा रही है। पहले विद्यार्थी आकर लेते थे, अब विद्यार्थियों तक उसको पहुंचाया जा रहा है। ये बहुत बड़ा काम। उसके अलावा कक्षाएं आप आज देख लीजिए, यूट्यूब खोल कर देख लीजिए, और भी कई जगह गूगल देख लीजिए, इतनी सामग्री भरी पड़ी है, आप उसका फायदा उठाइए। तो स्कूलों के जो प्राध्यापक हैं, कॉलेजों के जो प्राध्यापक हैं, महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों के जो प्रोफेसर्स हैं, वो बड़ी रुचि के साथ में आगे आ रहे हैं और ऑनलाइन टीचिंग जिसको हम कहते हैं, ऑनलाइन शिक्षा, उसको बड़ी रुचि से पढ़ा रहे हैं। तो भविष्य में शिक्षा बहुत विकास करेगी। अब उन्हीं बंधी ढकी परंपराओं पर, रूढ़ियों पर चलने की जरूरत नहीं है। अब शिक्षा बदल रही है, बड़ी तेजी से बदल रही है। तो ऑनलाइन शिक्षा आ रही है। हम कहते हैं मोड ऑफ टीचिंग बदल रहा है, वे ऑफ टीचिंग बदल रहा है, और प्रोस्पेक्टस वगैरह भी बदल रहे हैं। अब व्यवसाय परक शिक्षा ज्यादा आ रही है। पहले कॉन्सेप्ट ज्यादा होते थे, सिद्धांत ज्यादा होते थे, वो भी हैं अभी, क्योंकि उसके बिना व्यवसाय नहीं होता, सिद्धांतों के बिना। तो सैद्धांतिक शिक्षा तो रहेगी, हमेशा रहेगी, लेकिन व्यावहारिक शिक्षा पर ज्यादा बल दिया जा रहा है कि आदमी नौकरी आसानी से कर सके, उसको नौकरी आसानी से मिल सके। तो ये शिक्षा का, कोरोना जो महामारी है उसका दूरगामी प्रभाव शिक्षा पर पड़ेगा। और मित्रों, आप ये भी जानते हैं कि भारतवर्ष में बहुत से गरीब ऐसे हैं, असहाय हैं, जो शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, आदिवासी हैं। तो उनके लिए मतलब हैं, बहुत कम लोग आगे आ रहे हैं, तो उनके लिए शिक्षा धीरे धीरे सुलभ हो पाएगी, सस्ती हो जाएगी शिक्षा। वो अभी तो बहुत महंगी शिक्षा है। अब हमारे ख्याल से धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे तो कहीं न कहीं शिक्षा का महत्व, शिक्षा का मूल्य लोग समझेंगे, शिक्षा सस्ती होगी। तो आप एक ये देख सकते हैं कि भविष्य में कोरोना वायरस की इस महामारी के कारण शिक्षा में बहुआयामी बदलाव होंगे, बहुत सारे फेजेज आएंगे उसके, और शिक्षा में बदलाव जरूरी है, सबके लिए सुलभ और सस्ते में सुलभ। ये बड़ी बात होगी शिक्षा के लिए।
व्यवसाय परक हो जाएगी, लोग रुचि से पढ़ना चाहेंगे, रुचि से आगे आना चाहेंगे। और एक बात और है, हम लोग जब छोटे छोटे थे तब कृष्ण के ऊपर, राम के ऊपर छोटी छोटी किताबें निकलती थी 8-10 पेज की, जिसमें चित्र होते थे और फिर जो है उनकी छोटी सी कहानी होती थी। जैसे कृष्ण ने पूतना को कैसे मारा तो पूतना का एक चित्र होगा मारने का और उस पर कहानी होगी। तो भविष्य में फिर वो चीजें लौट रही हैं, अब लौट रही हैं, भविष्य में वो होगा कि हो सकता है कोरोना महामारी को लेकर के बहुत सारी ऐसी चीजें कहीं तैयार हो रही होंगी। ये जरूरी नहीं है कि हम ही लोग सब कर रहे हैं, तो आगे कहीं तैयार हो रही होंगी, ऐसी चीजें आएंगी शिक्षा के क्षेत्र में, और उनके द्वारा भी, चित्रों के द्वारा भी और ज्यादा चित्रों के द्वारा भी लोगों को शिक्षित किया। ये तो हुई शिक्षा की बात। अब मैं करना चाहूंगी एक एक्शन देते हुए कि जिंदा रहेंगे तभी तो भविष्य निश्चित कर पाएंगे, जिंदा रहेंगे तभी तो भविष्य रक्षित कर पाएंगे, अन्यथा आगे की कौन जानता है। तो मित्रों, आगे मैं साहित्य पर बात करना चाहूंगी। साहित्य है क्या? जैसा मैंने शुरू में कहा कि विज्ञान चिकित्सा देता है, साहित्य मनोबल बढ़ाता है। जब मैंने विज्ञान की चर्चा शुरू की तो उसके साथ मैंने साहित्य जोड़ लिया, और साहित्य को जोड़ करके फिर मैं विज्ञान पर आ गई, कोविड-19 पर आ गई, कोरोना वायरस से फैली हुई महामारी के ऊपर मैंने चर्चा की। तो क्या ये जो महामारी के ऊपर इतनी सारी सामग्री आ रही है, चाहे वो मीडिया के द्वारा आ रही हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, विज्ञान हो, तो क्या ये सामग्री साहित्य नहीं है? ये सामग्री भी मित्रों साहित्य है। साहित्य का मतलब ये नहीं होता है कि उसका दायरा हमने खींच दिया। ये अर्थ संकुचन के उसमें नहीं लिया जाना चाहिए अर्थ में कि साहित्य माने कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, ये साहित्य हो गया ना। वैज्ञानिक विज्ञान से जुड़ा हुआ साहित्य साहित्य है, विधि साहित्य, उसके अलावा मीडिया साहित्य, पत्रकारिता साहित्य, उसके अलावा जो जितने भी प्रकार के व्यवसाय हैं, पेशे हैं, उनसे जुड़ी हुई जो बैंकिंग साहित्य, जो भी सामग्री हैं, सब साहित्य की कोटि में आती हैं। उनका तरीका अलग है, उनकी प्रस्तुति अलग है, लेकिन वो सारे साहित्य हैं। और इनका आजकल अनुवाद भी हो रहा है। तो आजकल जब हम साहित्य के संदर्भ में ले रहे हैं, तो मित्रों आप सब बहुत लोग यहाँ बैठे होंगे जो कविताएं लिख रहे होंगे, कहानियां लिख रहे होंगे, उपन्यास लिख रहे होंगे। जैसे मैंने परिस्थिति की जब बात की, कबीर और तुलसी की बात की, कि उन्होंने अपने समय, वो भी तो उनका वर्तमान था, वर्तमान का मतलब प्रेजेंट ये नहीं, ये हमारा प्रेजेंट है। लेकिन जब हम तुलसी की बात करते हैं तो जब तुलसी ने लिखा होगा तो वो उनका प्रेजेंट था, वो उनका वर्तमान था, जो आज हम परिस्थिति कह रहे हैं। तो उन्होंने जो लिखा अपने समय को ध्यान में रखते हुए लिखा, अपने समाज को ध्यान में रखते हुए लिखा, और उसमें कुछ था जो आज हम उसको उदाहरण के रूप में देते हैं। तो ऐसे ही आज जो बैठकर लिखा जाएगा साहित्य में, वो 15 साल बाद, 20 साल बाद कहीं ना कहीं जो लोग रहेंगे, हम लोग तो शायद वृद्ध हो जाएंगे, हो सकता है 50 साल बाद हम लोग ना रहें, नई पीढ़ी आए, तो क्या ये जो आज लिखा जा रहा है वो पढ़ा नहीं जाएगा? तब उस समय का वर्तमान होगा और ये परिस्थितियां होंगी, और लोग उस वर्तमान में इन परिस्थितियों को पढ़ेंगे। यही तो साहित्य है, यही परिस्थिति है। परिस्थिति एक विज्ञान भी है और परिस्थिति एक साहित्य भी है। जब अतीत हो जाता है तो वो साहित्य परिस्थिति बन जाता है। तो ये बहुत बहुत बड़ी सूक्ष्म सी बात है। तो केवल हम और आप कहानियां, कविताएं, संस्मरण, रेखाचित्र लिख रहे हैं, लेकिन हम ही लिख रहे हों ये जरूरी नहीं है मित्रों। और भी कलाएं हैं, कहते हैं भारत में 64 कलाएं हैं, और 64 कलाओं में 6 ललित कलाएं हैं। इसमें साहित्य एक कला है जिसकी मैंने बात की अभी, कि कविता, कहानियां आदि लिखी जा रही हैं, उपन्यास लिखे जा रहे हैं, और भी लिखे जाएंगे। मेरे पास भी बहुत सारी कहानियां और कविताएं आ रही हैं, संस्मरण लिखे जाएंगे, क्योंकि ऐसे लोग जिन्होंने इसको देखा और भोगा इस महामारी को, वो संस्मरण लिखेंगे और भी चीजें लिखेंगे। तो मित्रों ये तो लिखा जा रहा है, लेकिन हो सकता है कहीं कोई कलाकार बैठकर मूर्ति का निर्माण कर रहा हो, कोरोना मूर्ति का निर्माण कर रहा हो सकता है किसी वृक्ष पर कोरोना की मूर्ति बनाई जाए, किसी मिट्टी से कोरोना की मूर्ति बनाई जाए। तो वो जो मूर्तिकार हैं वो अपने ढंग से अपनी कला का विकास कर रहे होंगे। ये भी तो एक साहित्य है, एक तरह से कला का विकास है।
कला, हम कला केवल साहित्य को नहीं कहते। 6 कलाएं जो ललित कलाएं हैं वो सारी कलाएं हैं। जो स्थापत्य कला है, स्थापत्य कला भी जैसे हम देखते हैं ताजमहल है, ऐसी चीजें देखते हैं, कुतुब मीनार है, तो ऐसी चीजें तो नहीं बनेंगे, लेकिन अपने हिसाब से कुछ बन रहा होगा, कुछ चल रहा होगा लोगों के दिमाग में। संगीत है, जैसे हम क्लासिकल संगीत की आज बात करते हैं, वो उस समय की परिस्थिति से उत्पन्न हुआ वो संगीत। तो आज भी कोरोना पर आप देखिए, अभी एक मैंने देखा था टीवी पर करीब 10-12 दिन पहले, बॉम्बे में वो कौन सी एक जगह है जो चाल है बहुत बड़ी, वहां से एक नया अभी संगीत चालू हुआ है। वो संगीत वहां पर जो वहां के बच्चे हैं उस संगीत पर रैप, जो भी आप कहते हो, रैप कर रहे थे, माने कोरोना के ऊपर। और ऐसी चीजें जब हम देखते हैं तो हमें एक उत्साह मिलता है और हमको ऐसा लगता है कि हम अपने में एक प्रतिरोधक क्षमता पैदा करेंगे और जल्दी ही कोरोना को भगा पाएंगे। तो ये जो अब हो रहा है संगीत के क्षेत्र में, चित्रकार अपनी चित्रकारी बना रहे होंगे, हो सकता है कि बड़े बड़े चित्रकार अभी थोड़े दिन में आप देखिएगा चित्र कहीं ना कहीं दीर्घाओं में लगने लग जाएंगे कोरोना से संबंधित। तो कहने का मतलब ये हुआ कि साहित्य को एक सूक्ष्म पैमाने पर ना लेते तोलते हुए ये सारी जो विधाएं मैं बता रही हूँ, नृत्य है, हो सकता है कोरोना नृत्य आ जाए, हमें क्या मालूम, कुछ ऐसा कुछ विकास हो भविष्य में। तो ये सब अपने अपनी जगह पर बैठे हुए अपने अपने जो कलाकार हैं, अपनी कला में जो माहिर लोग हैं, वो इन कलाओं का विकास कर रहे हैं। तो दूरगामी जो आप देखेंगे आगे चल करके इन कोरोना वायरस के कारण ही तो ये उत्पन्न हो रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि आज की जो उत्पत्ति है वो दूरगामी प्रभाव ही तो होगा। ये एक बात हो गई साहित्य के ऊपर। और हम यदि तीसरे बिंदु पर जब जाते हैं कि समाज के ऊपर, तो मित्रों ये बहुत बड़ा पॉइंट है। समाज वास्तव में क्या है? जब हम समाज में रह रहे हैं, हमारे और आप जैसे लोग रह रहे हैं, तो हम समाज के द्वारा ही संचालित हो, कभी भी इसी समाज में रह रहा है और समाज के द्वारा ही संचालित हो रहा है। इसी समाज में रहते हुए जो विसंगतियां पैदा होती हैं, उसी को जो अति संवेदनशील होते हैं वो अपनी अपने तरीके से सोचते हैं और उसकी अभिव्यक्ति दे देते हैं। तो मित्रों, समाज, परिस्थिति, स्थिति, घटना चक्र, मनुष्य ये अलग अलग नहीं हैं। ये सब आपस में, कहते हैं ना, जैसे एक अलग अलग फूल हों, उनका आप एक गुलदस्ता बना दें। तो ये एक गुलदस्ता है, उसमें अच्छाइयां भी हैं, बुराइयां भी हैं, कमियां भी हैं, श्रेष्ठता भी है, तो सब मिल करके चल रहे हैं। तो मित्रों, समाज के द्वारा क्या संचालित होता है? अर्थ, धर्म, संस्कृति, राजनीति, नैतिक मूल्य सारी जो चीजें हैं वो हम समाज के द्वारा ही देख सकते हैं कि उन्हीं के द्वारा ये जितनी भी इकाइयां हैं वो संचालित होती हैं। तो सीधी सी बात है, दूरगामी प्रभाव इसका बहुत जबरदस्त पड़ेगा समाज पर। आप देखिए, एक सीधा सा उदाहरण ले रही हूँ, जो IT सेक्टर है, सबसे पहले मैं उसी का उदाहरण लूंगी क्योंकि वो अति आधुनिक है। IT सेक्टर में वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि IT सेक्टर ने अपना भविष्य निश्चित कर लिया है और कई तो कंपनियों ने ये घोषणा भी कर दी है कि वो लगभग 1-2 साल तक वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देंगे। मित्रों देखिए, इससे उनको कितना फायदा होगा और हमको भी फायदा होगा। जो उनके एम्प्लॉई हैं वो घर में बैठकर काम कर रहे हैं और 3-3, 4-4 घंटे जो उनके ट्रैवलिंग में बीतते थे, आने जाने में ऑफिस, वो उनका समय बच रहा है। तो बड़े फ्रस्ट्रेटेड होते थे। सीधी सी बात है, जब आप 24 घंटे में 14 घंटे आप इसी काम में और ट्रैवलिंग में बिताएं तो आपकी क्या स्थिति होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसमें IT कंपनी के लोग भी काम करने वाले या उनके परिवार के बच्चे काम करने वाले लोग होंगे तो वो इन स्थितियों को ज्यादा समझते हैं। तो ये जो निर्णय लिया गया है IT सेक्टर के द्वारा कि वो वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दे रहे हैं, उससे क्या हो रहा है? फायदा देखिए आप, ये भी है क्योंकि समाज में फायदे, अर्थ की भी तो बात होगी। एक तो उनका यातायात, जैसे बच्चों को वो अपने एम्प्लॉय को बुलाते हैं, यातायात उनका जो मार्ग व्यय है, पैसा है, वो बच रहा है। उसके अलावा बिजली और ईंधन की खपत बच रही है, उससे सरकार का भी फायदा हो रहा है।
उसके अलावा प्रकृति भी फायदे में है, पोल्यूशन नहीं हो रहा है। पोल्यूशन दो प्रकार का होता है, आप देखिए बहुत ज्यादा आज हो रहा है। एक है नॉइस पोल्यूशन और दूसरा है एयर पोल्यूशन। ये दोनों गायब हो गए हैं। अब कहते हैं हवा बड़ी शुद्ध हो गई है, पानी भी बड़ा शुद्ध हो गया है। अभी समाचार में आया था कि हरिद्वार में गंगा का पानी इतना निर्मल हो गया है कि आप नीचे काफी गहराई तक देख सकते हैं। तो ये क्या है, जल प्रदूषण समाप्त हो रहा है और सीधी सी बात है समाप्त होगा। तो आईटी कंपनी ने ये बहुत बड़ा निर्णय लिया है। और देखिए भविष्य में जब दूरगामी हम बात कर रहे हैं तो वो अपनी अर्थव्यवस्था को बचा रहे हैं, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तब और ज्यादा काम वो कर पाएंगे। तो उनकी अर्थव्यवस्था पक्की मजबूत होगी, इसमें तो कोई ये दूरगामी प्रभाव उनके लिए बहुत अच्छा है। हम पर्यटन की बात करें मित्रों, हम सभी जानते हैं कि ये जो दिसंबर, जनवरी, फरवरी आदि के महीने होते हैं, इसमें लोग घूमने बहुत जाते हैं, पर्यटन के लिए बहुत जाते हैं। घूमना फिरने का इंसान बहुत शौकीन है। ऐसे समय कोविड-19 आया तो जो जहाँ लोग थे, लॉकडाउन पूरे विश्व में हुआ, जो जहाँ थे वहीं अटक गए। उससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई। अभी हम चर्चा करेंगे दिहाड़ी मजदूरों की। तो यातायात जो आज ठप हुआ है, आर्थिक हानि हो रही है, समस्या भी हो रही है, लेकिन समाधान तो खोजना पड़ेगा कि यातायात बंद रहेगा और ये कोरोना महामारी को रोकने के लिए बड़ा कारगर होगा। थोड़े दिन इसको बंद करना होगा, लेकिन फिर ये शुरू होगा, ये आशा हम करते हैं। उसके बाद बाजार, आप देखिए बाजार की बात है, अराजकता फैलेगी भविष्य में। दूरगामी प्रभाव ये होगा कि आज देखिए बहुत सी नौकरियां चली गई, सभी को मालूम है नौकरियां चली गई, तो सीधी सी बात है दूरगामी प्रभाव होगा कि अराजकता फैलेगी। और इसके बाद आप देखिए कि ऑटोमोबाइल, कच्चा तेल भले सस्ता हुआ है लेकिन भारतवर्ष में तेल महंगा है, डीजल महंगा है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि यहाँ पर अर्थव्यवस्था जो चरमरा रही है उसको सरकार सीढ़ी पर लाना, पायदान पर, अगले पायदान पर लाना चाहती है। तो यदि वो तेल के दाम बढ़ा रही है तो हमारे ख्याल से वो ठीक भी है। इसलिए ठीक है कि लोग वाहन का प्रयोग कम करेंगे और सीधे सीधे नॉइज पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन कम होगा, तो उनकी अर्थव्यवस्था भी सरकार की ठीक होगी। और आगे भविष्य में वो, क्योंकि 6 महीने देखिए बीत गए हैं और साल भर आप लेकर चलिए कोरोना महामारी से छुटकारा पाने के लिए, निवारण जिसको आप कह रहे हैं। तो ये चीजें सरकार की भी सहायता करेंगे और ये हमारे लिए भी फायदेमंद है। हम कम घर से निकलेंगे, जब कम घर से निकलेंगे तो हमारी सुरक्षा होगी। शेयर बाजार देखिए धड़ाम हो गया है, गिर गया है, तो ये स्थिति भी अति दयनीय हो रही है, लेकिन उभरेगा। मुझे ऐसा लगता है कि वो हमें निराशावादी होने की नहीं जरूरत है, हमें हमेशा आशावादी रहना। मैंने अपने विद्यार्थियों को यही सिखाया है कि आप जहाँ बैठते हैं, जहाँ मिलते हैं लोगों से, वहाँ खुशियों की ऐसी बौछार कीजिए कि लोगों का मन हो कि अरे हम उससे बार बार मिलें। ये आपके व्यक्तित्व में एक ऊर्जा होनी चाहिए। तो ये निराश होने से नहीं होगा, अरे डट कर मुकाबला करेंगे। हम इंसान है, कहते हैं इंसान कमजोर होता है लेकिन इंसान मजबूत भी होता है, सबसे ज्यादा मजबूत भी होता है, सबसे ज्यादा कमजोर भी होता है। वो लड़ता है, अंत तक लड़ता है और लड़कर जीत भी जाता है। तो इस कोरोना महामारी से वो जीतेगा, जरूर जीतेगा। बहुत सारी चीजें हैं, आप देख रहे हैं दवा कंपनियां जो हैं वो कैसे काम कर रही हैं। और अब देखिए ये भारतीय संस्कृति है, भारत ने पूरे विश्व को ऐसी स्थिति, जब ये महामारी की स्थिति है, विश्व को मलेरिया की दवा, जहां जहां विश्व के जिस राष्ट्र ने उससे सहायता मांगी, देश के प्रधानमंत्री ने उसकी सहायता की। तो ये भी है, दवा निकलेगी, इसकी भी वैक्सीन निकलेगी। अभी कल ही समाचार में आया है, ये पूना में इंडियन इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, NIV, उन्होंने एक किट निकाली है। कल खुशखबरी है ये, कल रात में समाचार आया तो मैंने सोचा, अचानक मुझे अभी याद आया कि मैं जोड़ दूं कि जब NIV ने ये सूचना दे दी है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जल्दी ही वैक्सीन भी निकलेगी, दवा भी निकलेगी। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरे जो नंदोई हैं वो NIV के डायरेक्टर रहे हैं, जो पिछले साल रिटायर हो गए हैं। तो मैं जीका वायरस की जो बात कर रही थी, इबोला की बात कर रही थी, सार्स की बात कर रही थी, मर्स की बात कर रही थी, ये जो सार्स मर्स जो मैं बात कर रही थी, और ये कोविड-19, ये जूनोटिक बीमारियां हैं। जूनोटिक बीमारियों को मतलब होता है ये जानवरों से मनुष्यों में आती है। तो मैं इसके बारे में इस पर ऐसे जान पाई कि बीच बीच में मेरी उनसे चर्चा होती रहती थी और मैं उनके लिए काफी कार्य करती थी। तो ये जो इबोला है इस पर मैंने काफी काम किया है, सार्स मर्स पर मैंने काफी जानकारी इकट्ठी की
और ये जूनोटिक बीमारी के बारे में काफी कुछ इकट्ठा किया। तो ये जूनोटिक बीमारी है कोरोना, और ये यदि आप मांसाहार, सीधी सी बात है, मांसाहार नहीं करेंगे, आप इन चीजों को छोड़ेंगे तो बीमारियों से, जीवाणुओं से छुटकारा आप पाएंगे। ये बात हो गई। और बहुत सारे सेक्टर हैं, मतलब कितनी हम यहाँ पर बात कर सकते हैं, लेकिन एक समय की सीमा है, तो हम इस पर ज्यादा ना बात करते हुए मैं कबीर की 2 पंक्तियां करना चाहूंगी। कबीर की 2 पंक्तियां यहाँ पर आपको जरूर देना चाहूंगी कि माली आवत देख के कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार। तो हमें कल बारी अपनी नहीं आने देनी है भाई, हमें डट कर लड़ना है। और कैसे लड़ना है? धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आवे फल होए। तो मन धैर्य धारण करो, हैं? ऋतु आने पर ही फल होगा। जब वायरस को जाना होगा तब वो जाएगा। और वो कब जाएगा? जब आप अपनी समस्याओं के कारण खोजेंगे, उसके समाधान देंगे और उसका निवारण करेंगे, तभी ये बीमारी जाएगी। और अंत में एक संदेश खत्म कर रही हूँ मैं अपना एक संदेश पढ़ते हुए कोरोना पर 4 पंक्तियां कहना चाहूंगी। मेरा संदेश है, पहले तो कवायद जिंदा रहने की है। ये जो कवायद है ये जिंदा रहने की है, और संदेश मेरा ही है, लेकिन मैं पढ़ इसलिए रही हूँ कि मैं संदेश बोलना नहीं चाहती हूँ कि स्थितियां सदैव एक समान नहीं होती हैं। विश्व इस महामारी से बहुत सारी सीख लेकर उभरेगा। हमें धैर्य धारण करना है। आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें। जैसे अभी मजदूरों की समस्या पर तो हमारी चर्चा ही नहीं हो पाई, कहां कहां वो फंसे हुए हैं लॉकडाउन के कारण, लेकिन वो जहां भी रहें, आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें। प्रवासी मजदूरों की भी समस्या है, और एक ना एक दिन आप अपने परिवार से जरूर मिलेंगे। और यदि आप अपने परिवार के साथ हैं तो ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि आप अपने परिवार के साथ हैं। इतने दिनों से, देखिए एक लाइन है, यही साहित्य है, इतने दिनों से जो टूट गया, जो छूट गया, उसे जोड़ने का मौका ईश्वर ने दिया है। अब ये जो हम बड़ी भागदौड़ आपाधापी की जिंदगी जी रहे हैं ना, बहुत कुछ टूट गया है, ये सब लोग जानते हैं, आप भी और हम भी। तो ये जो टूट गया है, इसको जोड़ने का मौका हमें प्रकृति ने दिया है, ईश्वर ने दिया है। तो इस पूरे विश्व का कल्याण हो। और 4 पंक्तियां कोरोना के नाम समर्पित हैं। कोरोना तुम कभी तो उदास होगे, ये देखिए मानवीकरण कर दिया मैंने। कोरोना तुम कभी तो उदास होगे, तन्हा रह जाओगे, एक दिन ऐसा आएगा अकेले पड़ जाओगे। तो अकेला कौन करेगा? हम ही और आप तो करेंगे। एक दिन ऐसा आएगा अकेले पड़ जाओगे, और जल्दी ही दुनिया छोड़ जाओगे, और जल्दी ही दुनिया छोड़ जाओगे। तो एक बार फिर से मैं डॉक्टर हर्षलता जी को धन्यवाद देती हूँ, प्राचार्य महोदया जितने भी को धन्यवाद देती हूँ, और साथ में जितने भी इस वेबिनार में रहे सभी दर्शकों को, श्रोताओं को, मेरे मित्रों को, मेरे विद्यार्थियों तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे इतना बढ़िया मौका दिया और मेरा आप लोगों ने मनोबल बढ़ाया। सबका कल्याण हो। नमस्कार। मैम धन्यवाद मैडम, आपके विचार बहुत उत्तेजित थे और सबको बहुत अच्छे लगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि मैम हम लोगों ने बहुत ज्ञान अर्जित किया। सही बात है, मौत बता के नहीं आती, लेकिन हमें मौत से डरना नहीं है, और पूरी समझदारी से इस महामारी को हमें महामारी से हमें लड़ना है। बहुत सुंदर लगा, बहुत ही शोधपरक था आपका ये जो भी आपने वेबिनार प्रस्तुत किया, काफी जानकारी मिली, बहुत अच्छा लगा। तो हम फिर उपस्थित होंगे और आपको देंगे। आपको धन्यवाद है निर्मला जी। मैम प्रिंसिपल, हमारे प्रिंसिपल मैम बात कर रही हूँ। मैं पद्मा, मालूम है बहुत मैम, बहुत इंफॉर्मेटिव था मैम आपकी स्पीच। थैंक यू वेरी मच। Thank you. On behalf of my college, Sri Shankarlal Sundarbai Sashan Jain College for Women, the management, principal, staff and students, we thank you very much, and all the other participants who have joined across India for the speech. Thank you very much. Stay safe.
स्टे एट होम। थैंक यू। थैंक यू मैडम, थैंक यू। नमस्कार 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 नमस्कार। थैंक यू प्रिंसिपल मैम, थैंक यू प्रिंसिपल मैम। तो प्रश्न पूछना चाहते हैं आप तक पहुंचाएं और उसके उत्तर मैं अवश्य दूंगी, आप उन तक पहुंचा दीजिए। जरूर मैडम, एक ऐसा सवाल है कि मेरे ओर से कि कोरोना वायरस जो है कि हमारी जो मनोबल बढ़ाए हैं और हमें ज़्यादा लिखने का मौका और परिवार से जुड़े रहने का मौका मिला है, तो इसके बारे में क्या आप क्या बोल सकते हैं मैडम? अरे भाई, मैंने पहले ही कहा कि ये जो घटनाएं होती है ना, जो स्थितियां पैदा होती हैं, मैम चैट हमें और ताकत करती हैं, लड़ने की ताकत पैदा करती हैं, हमारा मनोबल बढ़ाती जरूर हैं। मैडम। ओके मैडम, धन्यवाद मैडम, धन्यवाद बहुत। जीने की इच्छा पैदा ओके मैडम, धन्यवाद मैडम, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, थैंक यू मैडम। हेलो हेलो डॉक्टर निर्मला जी, हेलो। हेलो जी बताइए बताइए। हेलो, हाँ मैडम जी नमस्ते, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत अच्छा रहा आपका ये सारा व्याख्यान। हेलो सर, धन्यवाद सर। मेरा एक सवाल था मैम, पूछूं मैम? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही, बताइए सर। मैम, इस संकटग्रस्त समय में जो सारे सरोकार या परिस्थितियां, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां बदल रही है, तो आपने कहा कि आने वाले सारे सांस्कृतिक सारे तत्व भी बदलेंगे, तो क्या मानवीय मूल्यों पर इसका गहरा असर होगा? जरूर 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 होगा। और क्या आने वाले समय ओके और क्या आने वाले समय में ये मान भी बदल जाएंगे? मानवीय मूल्य, सुनिए सर, मानवीय मूल्य समय और समाज के साथ बदलते हैं। नमस्कार नमस्कार। मैं लता बोल रही हूँ मदुरई से। हाँ बोलिए मैडम। मैम, ऐसे तो लॉकडाउन में रहते हुए अभी किसी से मिल नहीं पाते, आपको देखकर बहुत खुशी हुई। आपका ये जो प्रस्तुति बहुत अच्छा रहा। मैडम मैं आपसे एक बात कहूँ? जी मैम। देखिए, ईश्वर ने ये स्वयं से मिलने का मौका दिया है। आप क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये स्वयं मिलने का। हाँ, अपने अंतर में झांकिए। जी जी हेलो मैडम, नमस्कार। नमस्कार। मैं गंगानगर राजस्थान से बोल रही हूँ मैडम, डॉक्टर मधु वर्मा। 09015। हेलो मैम, मैं ये पूछना चाह रही थी कि अब समकालीन कविता के बाद कोरोना काल में कविता को क्या नाम मिलने जा रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। हेलो, समकालीन, ये मैंने शुरू में आपको कहा था, ये विषय समसामयिक है, कंटेम्परेरी है ना। हेलो, दूरगामी प्रभाव इसका देखेंगे तो ये समसामयिक है ना। ये हेलो हेलो निर्मला मैम है, और समसामयिकता छोटे युग को कहते हैं। जैसे हम कहते हैं भक्तिकाल समकालीन है, लेकिन भक्तिकाल के 3 वर्ष में कोई इतना तो नहीं लिखता है। तुलसी का समय अलग था, सूर्य का समय अलग था। वो जो समय में लिख रहे हैं वो समसामयिक है और समकालीन। हेलो निर्मला मैम, शायद कोरोना विमर्श भी आएगा आगे। कोरोना युग, सुनिए, कोरोना युग तो 1930 चल रहा है। कविता का नाम क्या कोरोना काल रखेंगे? कोविड-19 बोलिए, कोविड-19 बोलिए। हाँ, कोविड-19 कविता को भी हम ये कोविड-19 काल कहेंगे। तो मैंने बताया ना, कोविड-19 नाम क्यों दिया। कोरोना वायरस तो 1930 में आ गया। विमर्श भी कोरोना नाम क्यों पड़ा, ये भी இல்ல சார், அதுதான் அடுத்து. ஹலோ இல்ல சார், எனக்கு हेलो नमस्ते मैम, मनोज बोल रहा हूँ। का जो वायरस है। हाँ मनोज जी पूछिए। पूछना नहीं है, बस बधाई देना है मैम। हाँ जी दीजिए।
बोलिए सर। नमस्ते मैम। नमस्कार। हाँ हेलो नमस्ते मैम। बस ऐसे ही अगर आपका मार्गदर्शन मिलता रहेगा तो हम जितने भी कॉलेज वाले हैं, महाविद्यालय वाले हैं, आपने जैसे बताया कि इस कोरोना काल में भी हम सब जुटे हुए हैं, चाहे ऑनलाइन पढ़ाना होगा चाहे जिस तरह से। जी मैम। हाँ, अरे बच्चा, मेरे बच्चों की आवाज में ना पहचानूं ऐसे कैसे हो सकता है? वही मैम। मैडम बिल्कुल सहयोग है मनोज, पूरा सहयोग है। आप जब भी हमें याद करेंगे, मैं एक माँ हूँ, आप बच्चों की है, सबके लिए उपस्थित रहो। जी मैम आप बहुत बढ़िया सेशन रहा आज। मैं तो पूरा 1 घंटा 20 मिनट आपका सेशन और आधा घंटा पहले से हम लोग लाइन पकड़ के बैठे हुए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे तभी तो हमने कहा ना, आप लोग मनोबल पढ़ा रहे हैं, तभी तो हम बोलेंगे। जी मैम, हम लोग 4:30 बजे से वहाँ पे किन्नर विमर्श चल रहा था लखनऊ का, फिर मैंने उसको काटा 4:30। अभी इस यहाँ पर मैं सूचना और दे दूं, आप कहिए तो मैं भेजूंगी। ईटानगर में भी एक कार्यक्रम है 14 तारीख को मेरा। हम लोग उसमें भी कर दिए मैम, रजिस्टर करा दिए। ठीक है, वहाँ भी मैं उत्तर को ये कोरोना उत्तर काल पर जी वो इंटरनेशनल वेबिनार है, उसमें भी सब रजिस्ट्रेशन करा दिए हम।